हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने संघट सिद्धांत एवं अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता पढ़ी। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उसका अभिक्रिया वेग बढ़ता है, चाहे वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो चाहे वह ऊष्माशोषी हो। अब रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग क्यों बढ़ता है, इसको देखिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उसके अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? गतिज ऊर्जा। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो अणुओं के बीच में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ती है, या हम सीधा सीधा बोल सकते हैं संघट आवर्ती का मान बढ़ता है, जिससे अभिक्रिया वेग बढ़ता है। अब हम ये देखें कि सामान्यतया 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर, किसी अभिक्रिया का 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा 3% बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? लगभग 3%। जब गतिज ऊर्जा लगभग 3% बढ़ रही है और केवल संघट आवर्ती के बढ़ने से ही अभिक्रिया वेग बढ़ रहा है, तो अभिक्रिया वेग भी कितना बढ़ना चाहिए? केवल 3% ही बढ़ना चाहिए। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है कि अभिक्रिया वेग 2 से 3 गुना हो जाता है, तो हमारा वेग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बढ़ने से कितना बढ़ रहा है? 200 से 300% बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? लगभग 200 से 300%। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर केवल संघट आवर्ती के बढ़ने से ही अभिक्रिया वेग नहीं बढ़ता है, बल्कि कोई दूसरा कारण भी है। किसी दूसरे कारण की वजह से भी अभिक्रिया वेग बढ़ता है, तभी तो इतना बढ़ रहा है। अगर केवल संघट आवर्ती के बढ़ने से अभिक्रिया वेग बढ़ता तो केवल 3% बढ़ता, लेकिन यहाँ कितना? 2 से 3 गुना हो रहा है, या 200 से 300% बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर उसके वेग में वृद्धि का प्रमुख कारण संघट आवर्ती का बढ़ना ही नहीं है, कोई दूसरा कारण भी है, जिसको हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख से समझ सकते हैं। देखते हैं ऊर्जा वितरण आरेख क्या है और दूसरा कारण क्या है। देखिए, दूसरा कारण है प्रभावी संघटनों की संख्या में वृद्धि या प्रभावी संघटनों का अंश का बढ़ना, जिससे अभिक्रिया वेग अत्यधिक बढ़ता है। इसके लिए हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमान का ऊर्जा वितरण आरेख लिया है। एक y एक्सिस पर हमने अणुओं का अंश लिया है, ये अभिकारक के अणु है, और x एक्सिस पर हमने क्या ली है? ऊर्जा ली है। हमने ये देखा कि अणुओं का अंश ये वाला, ये क्या है? अणुओं का अंश, ये अभिकारक अणु है। ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है, इस मैक्सवेल बोल्ट्जमान के ग्राफ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि कम ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या कम है और मध्यम ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या अधिक है, और हम कहें अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या कम है। या हम कह सकते हैं कि कम ऊर्जा धारित अणुओं का अंश कम है एवं देहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले अणुओं का अंश भी कम है, लेकिन मध्यम ऊर्जा वाले अणुओं का अंश अधिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको हम देहली ऊर्जा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? देहली ऊर्जा। एक ही बात है, देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा। अब हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे। कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे? 10 डिग्री सेल्सियस। ये 3 डिग्री सेल्सियस पर है अणुओं का अंश। अब हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो यह ग्राफ मैक्सवेल बोल्ट्जमान का ग्राफ कुछ चपटा होकर इस तरह से, ये चपटा हो रहा है, और ये ग्राफ हमें इस तरह से प्राप्त हुआ। अच्छा, ये कैसे हुआ वो देखिए। जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो आपको पता है गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जब ऊर्जा बढ़ेगी तो यहाँ पर जो अणु थे, ये वाले अणु जो पहले यहाँ पर अणु थे, ये आगे की ओर खिसक गए। मतलब कुछ ऊर्जा इनकी बढ़ी तो मध्यम ऊर्जा वाले अणुओं में चले गए, और यहां से इन अणुओं की अगर ऊर्जा बढ़ी तो ये कहां चले गए? दहलीज ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की ओर चले गए। वापस से समझिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम ये कह रहे हैं 10 किलो जूल, 20 किलो जूल, या यहां से हम 50 किलो जूल,
और यहाँ ले लें 100 किलो जूल और इससे ऊपर किलो जूल ले लें। अब इन सबकी एनर्जी बढ़ानी है। जब हम एनर्जी बढ़ाएंगे तो ये जो 10 किलो जूल वाले हैं ये थोड़े आगे जाएंगे, 20-30 किलो जूल के आसपास जाएंगे, तो यहाँ पर ये संख्या बढ़ेगी। फिर लेकिन टेम्परेचर हमने समान बढ़ाया है सबका, तो यहाँ से भी अणुओं की ऊर्जा बढ़ेगी और वो कहाँ जाएंगे, 100 किलो जूल और 100 किलो जूल से अधिक वाले में जाएंगे। यही तो हुआ इस ग्राफ में। इस ग्राफ में क्या हुआ, हमने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। जब इन अणुओं की, पहले यही ग्राफ था, ये बाद में बनाया हमने, इन अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ी तो ये अणु कहाँ मूव करेंगे, यहाँ पर, मतलब कुछ अधिक ऊर्जा वाले अणुओं के पास जाएंगे। यहाँ गए तो यहाँ पर अणुओं की संख्या कम हो गई और यहाँ पर अणुओं की संख्या बढ़ गई। अब आप कहोगे साहब यहाँ पर अणुओं की संख्या बढ़ी लेकिन फिर भी आपने ग्राफ को चपटा किया, यहाँ तो घटी दिख रही है। बिल्कुल सही बात है। जब हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सबका ही तो बढ़ रहा है। जब इनका बढ़ेगा तो ये अणु जो यहाँ पर पहले से मौजूद थे इनकी ऊर्जा बढ़ी तो ये कहाँ मूव करेंगे, दहलीज ऊर्जा और दहलीज ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की ओर यहाँ पर आ गए। ये ग्राफ यहाँ से चपटा हो गया, लेकिन यहाँ से उठाया। यहाँ से क्यों उठाया, क्योंकि हमने ये देखा कि दहलीज ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या बढ़ी। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए, ये हमारा मैक्सवेल वोल्टेज मान का ऊर्जा वितरण आरेख है। ये वाला T डिग्री सेल्सियस पर अणुओं का अंश है। इसमें हमने ग्राफ में देखा, साफ साफ हमें दिख रहा है, पहले इसको भूल जाइए, नीचे वाले ग्राफ को भूल जाइए, इसको देखिए, साफ साफ हमें दिख रहा है कि कम ऊर्जा वाले और दहलीज ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले अणुओं का अंश हमारे पास कम है, लेकिन मध्यम ऊर्जा वाले अणुओं का अंश हमारे पास अधिक है। ये वाला था। अब हमने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कम ऊर्जा वाले अणु क्या करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और जब ऊर्जा ग्रहण करेंगे तो यहाँ से अधिक ऊर्जा वाले यहाँ सिस्टम में आएंगे। मान लो यहाँ पर 10 किलो जूल वाले थे, यहाँ 20 या 30, 50, तो जब 10 से बढ़ेगी एनर्जी तो 20, 30, 50 की ओर मूव करेंगे। तो ये ग्राफ यहाँ से चपटा होगा। इन अणुओं का अंश कम हुआ ना, तो ये ग्राफ चपटा होगा। ये अणु यहाँ मूव करेंगे। अब आप कहोगे सब यहाँ से तो ग्राफ बड़ा होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पूरी रिएक्शन में सभी अणुओं का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब इनका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, इनकी भी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो ये 50 वाले 60, 70, 80 वाले की ओर जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि दहलीज ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की ओर जाएंगे, तो इनकी संख्या भी घटी। लेकिन ये बेचारे कहाँ जाएंगे, ये आगे कोई जगह नहीं है, यहाँ पर सारे इकट्ठे हो जाएंगे जो दहलीज ऊर्जा और दहलीज ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले अणु। तो बताइए, दहलीज ऊर्जा और दहलीज ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले अणुओं का अंश बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, बढ़ गया। अब हम ये कहते हैं कि ऐसे अभिकारक अणु जिनके पास दहलीज ऊर्जा या दहलीज ऊर्जा से अधिक ऊर्जा है वो आसानी से प्रभावी संघट कर सकते हैं, और प्रभावी संघट से क्या होता है, अभिक्रिया वेग बढ़ता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया वेग किससे बढ़ रहा है, प्रभावी संघटकों की संख्या से बढ़ रहा है, और प्रभावी संघटकों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि दहलीज ऊर्जा और दहलीज ऊर्जा से अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश बढ़ रहा है। यही वजह है कि अभिक्रिया वेग अत्यधिक बढ़ रहा है। एक तो कौन सी, एक तो संघट आवर्ती की संख्या, संघट आवर्ती में बढ़ोतरी हो रही है, और दूसरा प्रभावी संघटकों का अंश बढ़ रहा है। और इसको हम किससे समझ रहे हैं, मैक्सवेल वोल्टेज मान का ऊर्जा वितरण आरेख से। ये T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर आरेख है। तो हम कह सकते हैं कि दहलीज ऊर्जा और दहलीज ऊर्जा से अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश बढ़ गया, जिससे हमारा रासायनिक अभिक्रिया का वेग 200 से 300% हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक है आरएनएस समीकरण और एक्टिवेशन एनर्जी, या हम कह सकते हैं सक्रियण ऊर्जा। सबसे पहले हम बात करते हैं आरएनएस समीकरण, आरएनएस
समीकरण एवं सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण देखिए आरएनएस साइंटिस्ट थे, उन्होंने किसी भी अभिक्रिया के वेग नेता आरएनएस ने अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा E ताप T एवं अभिक्रिया के वेग नियतांक K को संबंधित करके एक समीकरण दी जो आरएनएस समीकरण कहलाती है। K इज इक्वल टू A E माइनस E A अपॉन आर टी, ये कहलाती है आरएनएस समीकरण। इस आरएनएस समीकरण में ये क्या है? वेग नियतांक। ये क्या है? वेग नियतांक। ये क्या है? सक्रियण ऊर्जा। ये क्या है? सक्रियण ऊर्जा। और टी क्या है? ताप। और ए क्या है? ए आरएनएस घटक, आरएनएस घटक, या हम कह सकते हैं पूर्व चरघातांकी घटक, पूर्व चरघातांकी। वापस से सुनिए, आरएनएस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियतांक, सक्रियण ऊर्जा E और ये क्या है? T टेम्परेचर ताप, इनको संबंधित करके एक समीकरण दी जो आरएनएस समीकरण कहलाती है। K इज इक्वल टू A E माइनस E A अपॉन आर टी, ये कहलाती है आरएनएस समीकरण, जहां पर K वेग नियतांक, E है सक्रियण ऊर्जा, T ताप है और A क्या है? आरएनएस घटक या पूर्व चरघातांकी घटक। इसको हम आवर्ती घटक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आवर्ती घटक। अब आरएनएस समीकरण को हम लॉग रूप में चेंज करते हैं। देखिए आरएनएस समीकरण क्या है? K इज इक्वल टू A E माइनस E A अपॉन आर टी, समीकरण नंबर 1 नाम है। ठीक है, समीकरण 1 का लघुगुणक लेने पर, लघुगुणक लेने का लीजिए लघुगुणक, ln K इज इक्वल टू ln A माइनस E A अपॉन आर टी। हमें पता है कि ln इज इक्वल टू 2.303 आर टी, सुनो लॉग 2.303 लॉग। इस ln को हम लॉग फॉर्म में चेंज करते हैं। 2.303 लॉग K इज इक्वल टू 2.303 लॉग A माइनस A अपॉन आर टी, समीकरण नंबर 2। इस समीकरण 2 में अगर मैं 2.303 को का भाग ले लूं, इससे डिवाइड कर दूं, तो देखिए क्या आता है? समीकरण 2 को या 2 में 2.303 का भाग दो में देखिए 2.303 लॉग अपॉन 2.303 इज इक्वल टू 2.303 log A अपॉन 2.303 माइनस EA अपॉन 2.303 RT। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। 2.303 से 2.303 कट गया, यहाँ भी कट गया। हमारे पास क्या आया? log A इज इक्वल टू log A माइनस
ए अपॉन 2.303 RT। यह आर्यन समीकरण का लॉग रूप आ गया। आर्यन समीकरण का लॉग रूप क्या आ गया? log a इज इक्वल टू log a माइनस ए अपॉन 2.303 RT। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log a इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 RT प्लस log a। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, आलेखी निरूपण देखेंगे इस समीकरण। ठीक है, इसको मैं बता देता हूं। क्या समीकरण हमारे पास? log a इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 RT प्लस log a। इसकी हम तुलना करेंगे सरल रेखा समीकरण y इज इक्वल टू mx प्लस c से। log k इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 RT। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1/T। R क्या है यहाँ पर? गैस कांस्टेंट, गैस नेता प्लस log a। तुलना करते हैं सरल रेखा समीकरण y इज इक्वल टू mx प्लस c से। y एक्सिस पर कौन आएगा? log a। x एक्सिस पर कौन आएगा? 1/T। m क्या है? स्लोप, वो कितना आएगा? माइनस ए अपॉन 2.303 R। और इंटरसेप्ट क्या है? log a। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो वो क्या है? log a। वापस से देखिए, हमारे पास समीकरण आ रहा है log k इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 RT प्लस log a। इसकी हम तुलना करते हैं सरल रेखा समीकरण y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो y एक्सिस पर कौन है? log k। x एक्सिस पर कौन है? 1/T। m क्या है? स्लोप, ढाल का मान है माइनस ए अपॉन 2.303 R। और इंटरसेप्ट c क्या है? log a। ग्राफ देखिए, हम सबसे पहले y एक्सिस पर देखेंगे क्या है? log k। y एक्सिस पर क्या है? log k। x एक्सिस पर क्या है? 1/T। अच्छा, अब स्लोप क्या है हमारे पास? माइनस ए अपॉन 2.303 R। जब स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ग्राफ ऊपर से नीचे आता है, और जब स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ग्राफ नीचे से ऊपर जाता है। ये कंफर्म है कि ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा। इंटरसेप्ट कुछ है क्या? बिल्कुल है, और वो क्या है? log a। मान लो वो इंटरसेप्ट, हाँ एक बात और, अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव में है तो मूल बिंदु से ग्राफ ऊपर जाएगा, अगर नेगेटिव में है तो मूल बिंदु से ग्राफ नीचे जाएगा। यहाँ कैसा है? पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर से शुरू होगा। ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? ऊपर से। अगर नेगेटिव में होगा तो ग्राफ नीचे से शुरू होगा। तो ग्राफ मान लो ये log a हमारा यहाँ तक है। ये क्या है? इंटरसेप्ट की वैल्यू है log a। log a, ये इंटरसेप्ट c है यहाँ। ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा क्योंकि स्लोप की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है। अगर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होती तो ग्राफ नीचे से ऊपर जाता। ये ग्राफ बन गया। इस ग्राफ का स्लोप कितना आ गया? इस ग्राफ का स्लोप आ गया माइनस ए अपॉन 2.303 R। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 R। ठीक है, ये स्लोप आ गया। और स्लोप से या ढाल से हम कह सकते हैं कि ढाल इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 R। और संकीर्ण ऊर्जा है E। संकीर्ण ऊर्जा E इज इक्वल टू
ढाल नेगेटिव लिख देता हूं, ढाल इंटू 2.303, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ढाल और सेकंड ऊर्जा के बीच में संबंध। सेकंड ऊर्जा इज इक्वल टू सेकंड ऊर्जा E इज इक्वल टू माइनस ढाल इंटू 2.303 R। ये हो गया आलेखी निरूपण इसका आरएमएस समीकरण का। ये आरएमएस समीकरण का लघु रूप है जिसकी हमने तुलना की किससे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से, जो एक सरल रेखा समीकरण है। इसके अकॉर्डिंग हमने y एक्सिस और x एक्सिस पर मान रखे और ग्राफ बनाया। ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है क्योंकि ढाल की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। ग्राफ मूल बिंदु से ऊपर से शुरू हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। और ये ग्राफ हमारे पास आया और अंत में सेकंड ऊर्जा इज इक्वल टू माइनस ढाल इंटू 2.303 R। ये इनमें रिलेशन आता है। अब हम देखेंगे आरएमएस समीकरण का अंतराल समीकरण नेक्स्ट क्लास।